नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अवैध संबंध बनाने से मना करने पर सोशल मीडिया पर वायरल की फोटो, विवाहिता ने की अपनी जीवन लीला समाप्त। पिता की किडनी खराब होने का झांसा देकर दोस्त से ठगे 2.25 लाख। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। गोविंदगढ़ सीएचसी में शुरू हुई एक्सरे की सुविधा, मरीजों को मिलेगी राहत। जिला कलेक्टर ने अस्पतालों का किया निरीक्षण, खामियों को दूर करने के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। रोटरी क्लब ऑफ अलवर अरावली की तरफ से खूबचंद जैन की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। क्लब अध्यक्ष महेंद्र गोयल ने बताया कि रक्तदान शिविर में 51 यूनिट का लक्ष्य रखा गया। क्लब वर्ष में 2 कार्यक्रम आयोजित करता है। एक कार्यक्रम 1 फरवरी और दूसरा कार्यक्रम सितंबर में आयोजित किया जाता है। क्लब के सीनियर रोटेरियन पीयूष जैन ने बताया कि शिविर के संयोजक रघुवीर सिंह यादव और अमित खंडेलवाल रहे। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पवन खंडेलवाल, अलवर रोटरी क्लब अध्यक्ष राजेश सिंघल, अलवर रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र खुराना, रोटरी अरावली सचिव हितेश गोयल, पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष ओमवीर सिंह, पूर्व अध्यक्ष संदीप गोयल, रोटरी अरावली के आगामी अध्यक्ष परवीन जैन, आशीष ठाकुरिया, भारत जैन, परवीन गेरा, प्रमोद मामोदिया, मनीष खंडेलवाल, पंकज खंडेलवाल, मुकुल अग्रवाल, दीपक सिंघल, किशन गुप्ता, राहुल अग्रवाल, सरिता जैन, सेवा निधि से विवेक जैन व कमल बंगा आदि मौजूद रहे। आज रोटरी क्लब अलवर अरावली के द्वारा श्रद्धेय श्री खूबचंद जी जैन की पुण्यतिथि के अवसर पर इस रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया है। रोटरी क्लब अलवर अरावली द्वारा 51 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है, जो हमारे सभी रोटरी साथियों के सहयोग से संभव हो जाएगा। हम प्रतिवर्ष ये 2 आयोजन करते हैं साल में, एक तो 1 फरवरी को और एक हमारा अगस्त सितंबर में रहता है। और इस आयोजन के जो संयोजक है श्री रघुवीर सिंह यादव एवं अमित खंडेलवाल जी, और हमारे क्लब अध्यक्ष महेंद्र गोयल जी, हितेश जी, पूर्व अध्यक्ष बांगा जी, ओमवीर सिंह जी, पुरुषोत्तम जी एवं समस्त रोटरी क्लब के साथी भरसक प्रयास कर रहे हैं इस 51 के टारगेट को अधिक करने के। ऐसा सुनने को मिलता है युवाओं के माध्यम से कि रक्तदान करने से एक बड़ी कमजोरी आती है कि रक्तदान नहीं करना चाहिए, तो उन युवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उन युवाओं को यह बताना चाहूंगा कि रक्तदान बहुत ही आवश्यक है स्वस्थ मनुष्य के लिए। इससे एक तो क्या है कि हमारा जो सर्दियों में ब्लड गाढ़ा होने की जो शिकायत रहती है वो नहीं हो पाती है। WBC, RBC वगैरह नए तरीके से जनरेट होती हैं और ये जो ब्लड की रिकवरी मात्र 4 से 5 दिन में हो जाती है। इसलिए सभी को समय समय पर लगभग साल में 2 या 3 बार तो रक्तदान अवश्य करना चाहिए। कुछ अज्ञानता की वजह से कुछ कम्युनिटीज ऐसी है जो रक्तदान नहीं करती है। हमारे क्लब का, रोटरी क्लब अरावली का ये प्रयास रहता है कि हम तो रक्तदान करते ही हैं, इसके अलावा इस तरह के जो ग्रामीण क्षेत्र में या अनपढ़ जो हैं, जो इस चीज को समझ नहीं पाते, उनको हम जागरूक करके, मोटिवेट करके, समझा के उनको रक्तदान के लिए आ रहे हैं। आज भी हमारे पास यदि करीब 6 से 7 लोग इस तरह के हम लाए हैं और भी लाने का प्रयास जारी है। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने राजीव गांधी सामान्य अस्पताल, महिला अस्पताल और शिशु अस्पताल का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने ICU वार्ड, ब्लड बैंक, आई वार्ड सहित शौचालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यहां पर होने वाली कमियों को बेहतर और दुरुस्त करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, नर्सिंग स्टाफ के बारे में अस्पताल प्रशासन की जानकारी ली। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने वार्ड में भर्ती मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली, जिस पर मरीजों ने बताया कि अस्पताल में उनका बेहतर इलाज
हो रहा है। उसके बाद जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता महिला चिकित्सालय पहुंचे। उन्होंने यहां का निरीक्षण कर अस्पताल में होने वाली कमियों को दुरुस्त करने के लिए अस्पताल प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उसके बाद शिशु अस्पताल का निरीक्षण किया गया। वहां भर्ती बच्चों को बेहतर इलाज मिले, उसके लिए डॉक्टर से चर्चा की। साथ ही अस्पताल में बनी पार्किंग के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि उन्होंने जिला कलेक्टर का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार अस्पताल का आज निरीक्षण किया। अस्पताल में निरीक्षण के दौरान होने वाली छोटी छोटी समस्याएं सामने आई हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अस्पताल में साफ सफाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा जैसे जैसे अस्पताल में मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है, उसी को लेकर स्टाफ की कमी, स्टाफ की पूर्ति की जाएगी। इसके अलावा अस्पतालों में निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है, उसमें तेजी लाने का निर्देश दिए। अस्पताल में सोनोग्राफी में आने वाली समस्याओं को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन है, लेकिन सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टरों की कमी है। उसको भी जल्द ही राज्य सरकार को अवगत कराने के बाद डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का प्रयास है कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध होना चाहिए। इस मंशा के अनुरूप आज का दौरा किया गया। क्या आपने निर्देश दिए हैं कि होना चाहिए? देखिए, ज्वाइन करने के बाद आज मेरा पहला विजिट था हॉस्पिटल के अंदर और तीनों हॉस्पिटल्स का मैंने जायजा लिया और कोशिश रही कि हर चीज़ देखी जाए, छोटी से छोटी चीज़। इससे करीबन ऑलमोस्ट 2 घंटे तक मैं यहाँ घूम रहा और नो डाउट है सर्टेन इश्यूज, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स हैं, कुछ चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के एंगल से होनी है लेकिन विभिन्न विभागों में जो है अटकी हुई है। तो ऑलरेडी हम रिव्यू कर रहे हैं और उस पर काफ़ी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। बट पर्सनली मैंने साइट भी देखी उन चीज़ों की जो भी पेंडिंग है। दूसरा इशू जो है वो स्टाफ का एक निकल के आया बहुत बड़ा, कि जो स्टाफ मतलब हॉस्पिटल में आपको पता है कि हरियाणा से भी लोग आ रहे हैं, भरतपुर से भी लोग आ रहे हैं, पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, बेड्स बढ़ रहे हैं। उस हिसाब से स्टाफ की जो इन्होंने कभी को हाईलाइट किया उस पर भी हम कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। तीसरी चीज़ जो है साफ़ सफाई को लेकर मैंने डायरेक्शन दी है कि उसको जो है इम्प्रूव किया जाए, बेहतर किया जाए। वॉशरूम्स वगैरह भी हमने जैसे चेक किए और उसमें भी मैंने डायरेक्शन दिए। कुछ इंडिविजुअल इशूज़ आए डॉक्टर्स के या नर्सिंग स्टाफ के, वो भी मुझसे मिले, तो उस पर भी जो एज पर रूल होगा वो हम करेंगे। पहले विजिट के हिसाब से काफ़ी डिटेल वो रहेगी एक्सरसाइज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स हैं स्टाफ के हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि उसको इमीडिएटली जो है हम रिजॉल्व करें, ऐसा मेरा कोई काम नहीं करा रहे। अभी आप जिस वार्ड से उठ के आए, FDC वार्ड है, इसकी लाइट एक बार बची क्या इलेक्ट्रिशियन बन चुकी है, लेकिन जब से ये लाइन अपनी बदली नहीं है, पैसा दे दिया है, काम नहीं करना है। जैसा RSRDC के भी कुछ काम है, PWD के भी कुछ काम करते हैं। हमारा जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, तो PMO साहब को मैंने उसके अंदर जोड़ दिया है। हमारे सारे जो विभिन्न विभाग हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसके साथ PMO साहब को जोड़ने से क्या है कि जो भी इशू रहे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत ही जल्दी उसको अभी PWD ने 25 लाख की वाटर पूर्ति की है उस हॉस्पिटलों पुराने वाले में, बिल्कुल घटिया है और वो उखड़ने लगे। PMO साहब ने लेटर भी लिखा है उनको, क्या भी घटिया काम। मैं यही कह रहा हूँ कि आप जब जो मीटिंग के अंदर जो इशूज आएंगे उसको हम रिजॉल्व कर देंगे। सर अभी क्या है, जब बामन जो व्हील चेयर है वो निर्वाचन विभाग ने हॉस्पिटल को दे रखी है, लेकिन विधानसभा में फिर उठा लिए और अब वो लोकसभा के बाद में लगे। तो अब यहाँ या तो ये नहीं खरीदें या फिर उनको परमानेंट दें। सही वो अब यहाँ दिक्कत हो रही है पेशेंट की। सर एक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा हरियाणा से और राजस्थान के मरीज आ रहे हैं, OPD की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन सोनोग्राफी में जो डॉक्टरों की संख्या है वो बहुत कम है, तो उसके लिए कोई बेहतर प्रयास है? आपकी बात सही है, ये भी मैंने नोटिस PMO साहब ने डाला कि हमारे पास मशीन है लेकिन हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है। सुपर स्पेशलिस्ट की 2 पोस्ट हैं, दोनों ही खाली हैं, तो उसमें क्योंकि वो परमानेंट पोस्ट हैं वो हम जो है विल रिक्वेस्ट स्टेट कि हमको हेल्प करें। मैं बहुत जल्दी उसके हाँ एग्जैक्टली, तो वो उसमें जो है
को दो गए हैं, एक तो परमानेंट स्टाफ और एक जो प्लेसमेंट के थ्रू। प्लेसमेंट के थ्रू जो एक्सरसाइज होती है RMRS के थ्रू होती है, तो हमारी बहुत जल्दी हम मीटिंग रखेंगे उसके RMRS की। उस मीटिंग के अंदर जो सारे इशूज हैं जो आपने भी रेज किए, आपने भी रेज किया, उसको हम एज पर ट्रॉमा सेंटर और हॉस्पिटल जो वार्ड है या MRI है उसके बीच में गैप है, खुला है। अब मरीज ट्रॉमा सेंटर से अगर MRI के लिए जा रहा है या वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं और बारिश आ रही है या धूप है तेज, कैसे जाएगा? कॉरिडोर वगैरह ऐसे कुछ बना दो। वो भी हम डिस्कस करेंगे, बेस्ट हो सकता है उसके और यहाँ कई काम CSR से हुए हैं, कुछ तय हो गया था तो नहीं हो पाए, जो पेंडिंग है। तो अगर CSR से पैसा जिले भर का और हरियाणा तक का मरीज आपके फीडबैक में आया है तो सब पेशेंट यहाँ आता है, तो अगर यहाँ सुविधाएं बड़े जगह आ जाएगा। नहीं, आपका बहुत अच्छा सजेशन है कि CSR भी जो है जनरली उनका भी फोकस रहता है कि मेडिकल में खर्च करें या एजुकेशन में खर्च करें। और मैंने CMHO और PMO दोनों को डायरेक्शन दी कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, इक्विपमेंट की है, मशीनरी की है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप एक बार बना के दें। कल मीटिंग में मैंने डायरेक्शन दिए थे कंपनीज को कि आप अपना बजट हमको बता दें, अनुमान तो दोनों का मैच करके जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट की प्रायोरिटी के हिसाब से उसको खर्च करना। पुलिस टीम ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। अरावली विहार थाना प्रभारी, गोविंदगढ़ थाना प्रभारी, कोतवाली थाना प्रभारी सहित DST ने 2 बाइक चोर गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 दर्जन से अधिक बाइक बरामद की है। अरावली विहार थाना प्रभारी पवन चौबे ने बताया कि शहर में हो रही लगातार चोरी की घटना पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस टीम बनाकर बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने इस मामले में अमरीक सिंह और बूटा सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से 1 दर्जन चोरी की बाइक बरामद की है। दोनों बाइक चोरों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह घर, दुकान और मैरिज होम के बाहर सुनसान जगह पर खड़ी बाइक को मास्टर की से ताला तोड़ ले जाते हैं और उसके नंबर प्लेट और चेसिस नंबर बदलकर आगे बेचते हैं। पूर्व में आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थानों में बाइक चोरी का मामला दर्ज है। अलवर शहर में हो रही मोटरसाइकिल चोरी की लगातार जो घटना रहती है उन पर अंकुश के लिए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें SHO कोतवाली, SHO बगड़तिराया, SHO गोविंदगढ़ और DST टीम गठित करके और 2 लोगों को दस्तयाब किया गया है, जिनसे पुलिस कस्टडी के दौरान उनकी 27 की तलाशें लगभग 1 दर्जन मोटरसाइकिल हमने बरामद की है। क्या नाम है सर दोनों आरोपियों की? एक अमित सिंह है और एक बूटा सिंह है। एक कोटापुरी का जानपुर का रहने वाला है, एक नौगांव क्षेत्र का रहने वाला। पूर्व में भी कोई मामले हैं? पूर्व में भी इन पर मोटरसाइकिल चोरी के मामले हैं। सर किस तरह ये चोरी करते थे, कहाँ ले जाते थे, क्या है कुछ इनसे पूछताछ में अभी तक क्या सामने आया है? ये एक्चुअल में दोनों आते थे और शाम के समय जो जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता था वहाँ बाइक खड़ी करके चले जाते थे लोग, वहाँ से ये चोरी करके एक साथ 2 या 3 बाइक लेके जाते थे। सर फिलहाल अब कहाँ से बरामद की गई? ये अपने यहाँ नौगांव में जो ये बूटा सिंह है इसके यहाँ से बरामद की गई है और भी प्रयास किए जा रहे हैं। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामबास में आज ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में किया गया। जन सुनवाई कार्यक्रम में अतिरिक्त ग्राम विकास अधिकारी रामचरण मीणा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत, तहसीलदार रमेश चंद खटाना एवं सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। ग्राम सचिव गिरिराज प्रसाद शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर अलवर, उपखंड अधिकारी गोविंदगढ़ एवं खंड विकास अधिकारी गोविंदगढ़ के निर्देशानुसार आज माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें 15 परिवार प्राप्त हुए, जिन्हें निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। ग्राम पंचायत पर आयोजित होने वाली जन सुनवाई की जानकारी के लिए ग्राम पंचायत द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप एवं गांव के पंच पटलों को सूचना दी गई, लेकिन जन सुनवाई में ग्रामीणों की सहभागिता उम्मीद से कम दिखाई दी। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय, विकास अधिकारी महोदय के आदेश अनुसार ग्राम पंचायत स्तरीय प्रथम जन सुनवाई का आयोजन राजीव गांधी सेवा केंद्र रामबास पर किया गया, जिसके बारे में ग्राम पंचायत द्वारा एक दिन पूर्व भी ग्राम में ग्रामवासियों को प्रचार प्रसार किया गया एवं ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप जैसा कि सूजस ग्राम पंचायत रामबास, ग्राम पंचायत रामबास, जनप्रतिनिधिकरण रामबास, ऐसे हमने ग्रुप बनाए हुए हैं। उनके भी सूचनाएं हमने आज के
जन सुनवाई के बारे में प्रचार प्रसार किया और आमजन को बताया, जिसमें आज 15 परिवार ग्रामवासियों द्वारा दर्ज कराए गए, जिन्हें निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। और ग्रामवासी उपस्थित हुए, लेकिन आशा के अनुरूप थोड़े कम आए जितना हमने प्रचार प्रसार किया था। काफी प्रसार किया और जन सुनवाई। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहे अलवर। वन मंत्री संजय शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री अपने ही वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी सहित ट्रैक्टर चालकों को फटकार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंत्री ने गुस्से में कहा कि तुमको शर्म आनी चाहिए, हम अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाते हैं, तुम लूट के खा जाओ। और हुआ यूं कि जयपुर से अलवर आने के दौरान मंत्री संजय शर्मा को रूपबास के पास 3 ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध खनन से भरे पत्थर मिले, जिन्हें मंत्री संजय शर्मा ने रुकवाया और पूछा, इन पत्थरों को कहां ले जा रहे हो? जिस पर ट्रैक्टर चालक ने जवाब दिया कि कटी घाटी में वन पार्क बन रहा है, वहां से वन विभाग के ऑफिस ले जा रहे हैं। इस दौरान अवैध खनन के पत्थरों के साथ वन विभाग के अधिकारी भी ट्रैक्टरों के साथ मौजूद थे, जिन्हें मंत्री संजय शर्मा ने कड़ी फटकार लगाई। मंत्री ने पूछा, पत्थरों को ले जाने के लिए कोई रेवेन्यू या कोई परमिशन है? जिस पर संतोषजनक जवाब न देने पर तीनों ट्रैक्टर ट्रॉली को अरावली विहार थाने में जब्त कर भिजवाया गया। इस मौके पर अरावली विहार थाना प्रभारी पवन चौबे ने बताया कि वन मंत्री संजय शर्मा का फोन आया था कि पत्थरों से भरे 3 ट्रैक्टर पकड़े हुए हैं। उसके बाद पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और पत्थर से भरे 3 ट्रैक्टरों को अरावली विहार थाने पर लाया गया। ट्रैक्टर चालकों से पूछताछ की जा रही है कि वह पत्थर ट्रैक्टर में भरकर कहां से कहां लेकर जा रहे थे। मंत्री जी ने फोन किया कि यहाँ से 3 ट्रैक्टर चेजा पत्थर लेकर के जा रहे हैं, जिस पर टीम भेजी गई और तीनों ट्रैक्टर जब्त करके और थाने पर लाए और FIR दर्ज कर रहे हैं। सर, इनके सामने कोई आदमी को भी अपन ने गिरफ्तार किया है? 3 आदमियों को अरेस्ट किया है। हरसौली कस्बे के श्री संत दास जी महाराज मंदिर में गुरुवार को छात्र व छात्राओं के द्वारा श्रमदान किया गया। कस्बे में स्थित श्री कृष्णा सहशिक्षा महाविद्यालय के विद्यार्थियों के 4 दिवसीय कैंप के दूसरे दिन श्री संत दास मंदिर परिसर सहित सार्वजनिक स्थानों पर विद्यार्थियों के द्वारा श्रमदान दिया गया व जागरूकता रैली भी निकाली गई। साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर महाविद्यालय चेयरमैन RP यादव, प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण तनेजा, अशोक यादव, यशवंत, प्रीति, सुरेंद्र कुमार, अनीता शर्मा, ग्रुप संयोजक पूजा आदि मौजूद रहे। रोटरी क्लब भिवाड़ी शक्ति ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांथलका में दंत चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर ऋतु यादव एवं उनकी सहायिका अंशिका की सहायता से दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कक्षा 9वीं एवं 10वीं की विद्यार्थियों के दांतों की जांच एवं उन्हें दांतों की देखभाल करने का सही तरीका और महत्व समझाया। साथ ही अपने क्लिनिक पर निःशुल्क जांच के लिए बुलाया। क्लब की सदस्य दिव्या गुप्ता ने 4 फुल साइज दरी स्कूल को दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के प्रधानाचार्य पारुल टूंदेवाल और सभी अध्यापक का विशेष योगदान रहा। इस दौरान क्लब अध्यक्ष रितिबा नहाटा, सचिव सरिता श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष मीना जैन, उपमा जैन, संतोष, कविता चावला, शालिनी वर्मा, नलिनी उपस्थित रहे।
तुसारी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 2 महिला अध्यापिका के बीच मारपीट के मामले में बृहस्पतिवार करीब 12 बजे अलवर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल मीणा के नेतृत्व में सीबीईओ उमेश जैन टीम तुसारी विद्यालय में पहुंची, जहां मारपीट मामले की मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी ली और स्टाफ को फटकार लगाई। अध्यापन, पोषाहार, भवन मरम्मत व पुस्तकालय व अन्य बिंदुओं की विस्तृत जांच की और शिक्षकों को समय पर अध्यापन कार्य कराने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी ने छात्रों से बात की और नाराज ग्रामीणों से विस्तृत चर्चा की और मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार कर राज्य परियोजना अधिकारी जयपुर को प्रेषित की। इधर नाराज ग्रामीणों ने स्टाफ का तबादला करने की मांग की और तालाबंदी करने की चेतावनी दी। गौरतलब रहे कस्तूरबा आवासीय विद्यालय तुसारी में कक्षा 6, 7, 8 में फिलहाल 70 बालिकाएं अध्ययनरत है। परिसर में सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो वहीं भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। कमरों की छत से लेकर दीवार का प्लास्टर टूट गया है। टॉयलेट, शौचालय की किवाड़ टूट चुके हैं या फिर गल चुके हैं। दूसरी ओर शिक्षिका के आपसी झगड़े से माहौल असुरक्षित है। यहाँ की शिक्षिका आपस में पूर्वाग्रह से ग्रसित है और झगड़ा करती है, जिसका प्रभाव विद्यालय की छात्राओं पर पड़ रहा है। यहाँ छात्राएं भी शिक्षिकाओं में बंट गई हैं। अलवर शहर के मनुमार्ग स्थित गुरुद्वारे में गुरुवार को गुरु माता अमृत कौर की स्मृति में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरुद्वारे के सेवादार जगदीश मदान ने बताया कि कार्यक्रम में प्रातः 8 बजे श्री सुखमनी साहिब का पाठ हुआ तथा अखंड पाठ प्रारंभ हुआ। दरबार सजाया गया। इसके बाद गुरु का अटूट लंगर हुआ। उन्होंने बताया कि 15 फरवरी को नगर कीर्तन निकाला जाएगा और इसी दिन से मनुमार्ग स्थित गुरुद्वारों में 100वां गुरुमुख सम्मेलन प्रारंभ होगा। 17 फरवरी को सुबह 6 बजे खंडेलवाल धर्मशाला के पास स्थित गुरुद्वारा सुखधाम में अखंड पाठ का भोग पड़ेगा। इसी दिन सुबह 10:30 बजे मनुमार्ग स्थित गुरुद्वारे में आनंद कारज के साथ 3 दिवसीय गुरुमुख सम्मेलन संपन्न होगा। आज दिनांक 1 फरवरी को माता अमृत कौर की पुण्य स्मृति में आज भंडारे का आयोजन किया गया है। इसमें सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सुखमनी साहब का पाठ और कीर्तन हुआ, शबद कीर्तन हुआ। उसके बाद भंडारा चल रहा है शाम को 3 बजे तक चलेगा, जो 3 बजे तक चलेगा। दिनांक 15 फरवरी को नगर कीर्तन होप सर्कस, घंटाघर, पंसारी बाजार, चर्च रोड होकर मनुमार्ग पर पहुंचेगा। अभी 100वां जो गुरुमुख सम्मेलन शुरू हो रहा है अपना, तो 15, 16, 17, 15 से शुरू हो जाएगा। नगर कीर्तन के साथ ही शुरू हो जाएगा। न्यू मित्र मंडल लखंडावाला कुआं के द्वारा शिव परिवार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा स्थापना की गई। यह कार्यक्रम 5 दिवसीय हो गया। पहले दिवस में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 251 महिलाओं ने भाग लिया। कलश यात्रा शहर के मुख्य मार्ग होते हुए लखंडावाला कुआं पहुंची। इसमें 3 फरवरी को रामायण पाठ, 4 फरवरी को सुंदरकांड और उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। लखंडावाला कुआं के अंदर हमारे यहाँ शिव मूर्ति परिवार के स्थापना की है, जिसके संदर्भ में आज कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। आज कलश यात्रा है, जिसका कल प्राण प्रतिष्ठा होगी मूर्तियों की। उसके बाद झांकी का प्रोग्राम है। उसके बाद 2 तारीख को हमारे रामायण पाठ का है और 3 तारीख को शाम रामायण पाठ समापन होने के बाद सुंदरकांड का होगा। फिर उसके बाद 4 तारीख को रुद्राभिषेक करके महाआरती करने के बाद विशाल भंडारा होगा। आसपास के काफी भक्तजन लौट कर आ रहे हैं, जिसमें आज विशाल रैली के समान यहाँ एक कलश यात्रा का आज आयोजन रखा गया है।
कलश यात्रा में कितनी महिलाएं थी? कलश यात्रा में 251 महिलाएं रखी गई थी, जिसके पास हमने कलश लगभग ज्यादा से ज्यादा महिलाओं ने लेकर आज इसके अंदर भाग लिया है। आसपास के इलाके से भी महिलाएं आई है, दूर दूर से इसके अंदर आकर भाग लिया है। अवैध संबंध बनाने से मना करने पर नौगांवा थाना क्षेत्र की एक विवाहिता की हत्या कर शव गाटर से लटका दिया। देर रात विवाहिता के ससुर ने नौगांवा थाने रिपोर्ट दर्ज कराई। मृतका के ससुर ने बताया कि उनके गांव के ही सूबे सिंह पुत्र बच्चूराम ने उसकी पुत्रवधू के आपत्तिजनक फोटो ले लिए, तभी से वह उस पर नाजायज संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। पुत्रवधू ने तंग आकर सारी बात परिवार वालों को बताई। उस लड़के से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी आदत से बाज नहीं आया। 30 जनवरी की रात को मेरी पुत्रवधू को अकेली पाकर अपने साथियों के साथ उसके कमरे में आ गया। उसके साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया। जब उसने मना किया तो अपने साथियों के साथ मिलकर मेरी पुत्रवधू की हत्या कर गाटर से लटका दिया और वहां से भाग गए। उन्होंने बताया कि सुबह जब दूधिया दूध देने आया तो उसने दरवाजा खुला देखा और मेरी पुत्रवधू को लटका पाया। दूधी ने शोर मचाया तो गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। मृतिका का विवाह 2015 में हुआ था। मृतिका का पति जोधपुर के बालेसर में मार्बल का काम करता था। मृतक के 3 बच्चे हैं, 5 वर्ष व 3 वर्ष का लड़का और 6 माह की पुत्री है। आरोपी ने कुछ दिन पहले मृतका के साथ अपनी फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल की। मैंने बच्ची की शादी रघुनाथगढ़ में की थी 2015 में। उसके 3 बच्चे हैं। मेरा दामाद है, जोधपुर मजदूरी करता है। तो गांव का कोई लड़का सूबे सिंह नाम का उसको काफी दिनों से परेशान कर रहा था, ब्लैकमेल किया। तो इन्होंने यहां से सूचना दी मेरे को कि भाई तुम्हारी लड़की गुजर गई है। मैं गांव से रघुनाथगढ़ पहुंचा, भाइयों को साथ में लेके। वहां बच्ची नीचे लेटी हुई थी। तो वहां डिसीजन गांव वालों ने निकाल के ये दिया है कि भाई तुम्हारी लड़की उसने मारी है, सूबे सिंह ने। और उस लड़के ने गांव वालों के सामने उस लड़के ने ये स्वीकार किया है कि हाँ भाई मैंने मारी है, तुम्हारी उपाय हो जिसको कर लो। सूबे सिंह ने अब ये मार के अब जाने क्या क्या करा है क्या नहीं है साहब। रात को हम तो सो गए, हमने कोई पता नहीं है साहब। कल इसने फोटो भी करा है इसका, जो हमने तो जब पता लगा जब वो नेट पर फोटो लगाया है। अब छोरा ही घर पे भी नहीं है, वो जोध परसों पड़े है। पुराने फोटो है ये फोटो ऐसे आयो जब हमने आकर वो लगाए, नहीं समझा है। स्टोरी लगाता बार 2-3 साल हो गए। हाँ सब ये बात रहा नहीं, छोड़ा कोई सा भी नहीं रहा। हम बूढ़ा बूढ़िया हम तो सब अब जहाँ की चीज लौट जा तो जहाँ हमारा तो मतलब भी क्या बहू बेटी इनके पास जाना का है। ऐसे पता लगा है, हमने कोई पता नहीं लगा। दूध या आयो दूध लेने को, उसने कहा है कि भाई एक छोरी हमारे भेड़ की भाई की, उस छोरी से कहिए छोरी यार गाय भी ना खोली दूध भी ना काटो, कहाँ है यार बुला के लाओ। तो ला दूध है उतना खड़ी खुली लगे अभी, कहा दूध काट लियो हो। वन जा रहे छोड़ी गई है, छोरी देख के नु की नहीं वापसी भग आई है। वन कही छोरी कैसे भग के आई है, अरे नु के दिया हमें तो कहा हुए पड़ो। जब साहब वो दूध दिया ने वो किवाड़ के धक्को दिए, किवाड़ खुल्लो पड़ो। यही पता लगा साहब वो जो मार कूट के लटकाई पाई है। उसने जब 5 में पूछताछ करी है तो उसने हाँ भी कर ली। फोटो मैंने छोड़ा और माँ ने और गाली गुलेच दी। हाँ अगर मेरा छोरो मर जाएगा तुम्हारे सिर पड़ूंगी। और गांव कान से भी पंचन से भी कही है ये बात। अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दोस्त ने दोस्त से अपने पिता की किडनी खराब होने का झांसा देकर 2,25,000 रुपए हड़प लिए। बाद में परिवार वालों को शिकायत की तो पता चला आरोपी घर से ही फरार चल रहा है। इसके बाद मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर शहर के स्कीम 10 विवेक विहार निवासी हर्षित सैनी पुत्र भीम सिंह सैनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका दोस्त हैप्पी छापरवाल पुत्र रामदयाल निवासी फैमिली लाइन का रहने वाला है, जो उसका क्लासमेट रहा था। दोस्त ने फोन कर
कहा कि उसे एक मुकदमे में जमानत करानी है, इसलिए 52,000 रुपए की जरूरत है। उसे 52,000 रुपए दे दिए। अगले दिन 11 जनवरी को रकम वापस कर दी, लेकिन बहन के खाते में 52,000 रुपए की बजाय 1 लाख रुपए डाल दिए। तब पूछा कि उसे तो 52,000 रुपए ही देने थे। इस पर दोस्त ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वापस ले लूंगा, लेकिन कुछ दिन ही हैप्पी ने कहा कि उसके पिता की किडनी खराब है, उनके इलाज के लिए इमरजेंसी में रकम की जरूरत है। यह कहकर दोस्त से 2,25,000 रुपए ले लिए, लेकिन जब उससे रुपए वापस मांगे तो जवाब देने से मना कर दिया। इसके बाद हैप्पी के पिता को बताया गया, जिनके जरिए पता लगा कि वह घर से भी फरार है। यही नहीं, उसके पिता भी बीमार नहीं है, केवल बहाना बनाकर रकम ले ली है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पहली बात तो जो मेरा दोस्त था एक हैप्पी छापरवाल नाम का, हमारे पास में रहता था स्कीम 3 फैमिली लाइन में। वो मतलब मेरे बचपन से दोस्त था, फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक मेरे साथ स्कूल में पढ़ा था। उसके बाद खैर हट गया था स्कूल से, मैं तो 10th तक पढ़ा था स्कूल में, लेकिन वो वैसे पास में था तो मिलना उलना होता रहता था डेली डेली। तो फिर उसने मुझसे पैसे इस बात पे लिए थे कि उसने मतलब रात में 10 जनवरी को रात में उसका फोन आया था मेरे पास कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसके साथ उसने शादी कर रखी है, दोनों लीगल एज में है और शादी भी उन्होंने कोर्ट मैरिज कर रखी है, तो पूरा मैटर उनका लीगल है। लेकिन लड़की के घर वालों को बात पसंद नहीं थी, तो उन्होंने अपनी बेटी पर मतलब प्रेशर डलवाकर उनसे उस पर झूठा केस लगवा दिए थे हैप्पी पर, ताकि उनका डिवोर्स हो जाए। तो लेकिन फिर और इस चक्कर में जब पुलिस हैप्पी के पीछे लगी थी, तो पुलिस से जमानत लेने के चक्कर में उसने मुझसे पैसे लिए थे। शुरू में उसने 52,000 रुपए मुझसे ऑनलाइन पे करवाए थे हिमांशु वर्मा नाम के अकाउंट में। और फिर अगले दिन जब मैंने उसे बोल दिया था पहली रात में कि मुझे अगले दिन मेरे पैसे दे देना, तो उस समय तो उसने मुझे 52,000 के बदले नगद मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए गिरवाए थे। मैंने बोला कि फालतू पैसे क्यों एक्स्ट्रा गिरवा रहा है, तो उसने बोला कि 48,000 जो तेरे अकाउंट में बचे हैं वो मैं अगले दिन अपने किसी दोस्त से मैं करवा दूँ, वो जो और काम आएंगे 48,000 तो मुझे कर देना। मैंने बोला ठीक है मैं कर दूंगा। फिर उसने 48,000 जब तक उसके थे तब तक तो मैं करता रहा ऑनलाइन 10,000 12,000 15,000 जो भी है। जब उसके अकाउंट में उसके जो 48,000 थे वो खत्म हो गए, उसके बाद भी वो और मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करके और ऐसे झूठ बोल बोल के मुझसे बोल ब्लैकमेल मतलब इमोशनली कि रो दो कि भाई मैं फंस जाऊंगा, कि मुझे पुलिस पकड़ लेगी, मैं 30-35 साल के लिए जेल में चल जाऊंगा, तू मुझे बचा सकता है, मेरी मदद कर दे थोड़ी बहुत, मेरे घर पे पता पड़ेगी तो वो वाला मुझे घर से निकाल देंगे। उसने मुझे तकरीबन 8-9 खातों में तो उसने मुझे पैसे गिरवाए अलग अलग, कभी क्यूआर बेच के, कभी फोन नंबर बेच के। मेरे कुल वैसे मेरे कुल 3,25,000 गए थे, लेकिन 1 लाख रुपए वापस देने के बाद 2.25 लाख रुपए उसके पास मेरे हैं। अभी क्या कह रहा है उससे बातचीत? अभी अभी कल परसों जब हमने बातचीत करी थी उससे, शुरू में तो मुझे 2-3 दिन का टाइम दे रहा था, लेकिन अब जब मेरे घर पे से ये बातें पता चली तो वो मुझे बोल रहा है मेरे लिए तो तुम केस करा दो, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे। मैंने मेरी बहन का अकाउंट था, मेरी बड़ी बहन है मेरी, तो उसका बैंक ऑफ बड़ौदा नाम का अकाउंट है, तो उसके उसके यूपीआई से मैंने उसको पेमेंट करी। वो हैप्पी छापरवाल जो है वो हमारे पास में स्कीम 3 का फैमिली लाइन का रहने वाला है। तो आपका क्या नाम है? खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के दाऊदपुर चौक में एक वृद्ध गाय अचानक संतुलन खोकर गिर गई, जिसकी हालत मरणासन हो चुकी थी। उसे इस स्थिति में देख अंसार खान, शोएब खान, आदित्य सिंह, समर खान, मुफीद खान, अल्ताफ खान व दीपांशु सहित मोहल्ले की कई स्त्रियों ने अनेक प्रकार से कोशिश कर मुश्किल से गाय को खड़ा किया। उसके पैरों की मालिश की, खूंटे से बांधकर चारा पानी देकर चिकित्सक को फोन किया। वास्तव में उस मोहल्ले वासियों का यह जीव प्रेम देखकर दिमाग से अनेक भ्रम दूर हो गए। लगा आज भी इंसानों में दया भाव की कोई कमी नहीं है।
गोविंदगढ़ सीएचसी में गत 4 वर्ष से खराब पड़ी एक्सरे मशीन बदलकर नई लगा दी गई है। साथ ही डेंटल एक्सरे की सुविधा भी आमजन को प्रारंभ कर दी गई है, जिसको लेकर कस्बे वासियों सहित क्षेत्रवासियों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। अब आमजन को एक्सरे की आवश्यक सुविधाओं के लिए 50 किलोमीटर दूर अलवर नहीं जाना पड़ेगा और डेंटल एक्सरे सहित डिजिटल एक्सरे की सुविधा यही मिल पाएगी। सीएचसी प्रभारी मंगतूराम चौधरी ने एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया और इस सुविधा को आमजन के लिए प्रारंभ किया। मंगतूराम चौधरी ने बताया कि सीएचसी में प्रतिदिन 500 से 600 मरीजों की ओपीडी होती है। मजबूरन मरीजों को बाहर भेजा जाता था, जिससे आमजन को समस्या हो रही थी, लेकिन सरकार के द्वारा यहां एक्सरे मशीन चालू करवाने से अब आमजन को लाभ मिल पाएगा। साथ ही डेंटल एक्सरे मशीन भी यहां पर प्रारंभ कर दी गई है, जिससे क्षेत्रवासियों को यह सुविधा यही मिल पाएगी। गोविंदगढ़ सीएचसी में एक रेडियोग्राफर और 2 सहायक रेडियोग्राफर के पद पर कर्मचारी कार्यरत है। गौरतलब है कि गोविंदगढ़ सीएचसी में विगत 4 वर्ष से एक्सरे मशीन खराब थी, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों के द्वारा तत्कालीन विधायक साफिया जुबेर खान को कई बार शिकायत भी दी गई थी, लेकिन 4 वर्ष निकलने के बाद भी एक एक्सरे मशीन चालू नहीं हो पाई। वहीं डेंटल एक्सरे मशीन भी लगभग 1.5 साल से लगी हुई थी, जो चालू भी नहीं हो पाई थी, लेकिन शासन बदलते ही आमजन को यह सुविधा मिलने लग गई है। इस दौरान सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मंगतूराम चौधरी, डॉक्टर नसीब खान, डॉक्टर सुरेश चंद, लैब टेक्नीशियन नवल सोनी, योगेश शर्मा, रेडियोग्राफर हरिओम मीणा, सहायक रेडियोग्राफर पवन, विजेंद्र जाट, गंगाराम, महेश, रोहितास, चिराग, पुष्पा खंडेलवाल, मुमताज, अजय, रजनी, आशा शर्मा आदि मौजूद रहे। सुविधा दी जा रही है, ये 3-4 साल बाद में स्टार्ट हुई है। पहले मशीन नहीं थी, फिर नई मशीन मंगवाई है। अब डिजिटल एक्सरे होंगे, सब पेशेंटों को सुविधा मिलेगी। आज कितने लोगों के हो चुके हैं? अभी तो 7-8 पेशेंट आए हुए हैं। देखो, ये अपने पहले जो एक्सरे मशीन थी वो कंडम हो गई थी, खराब हो गई थी। उसके बाद हमने बहुत सारे पत्रचार करके जो है एक्सरे मशीन मंगाने के लिए बहुत प्रयास किए, तो अब ये एक्सरे मशीन करीब 3 साल बाद अपन को उपलब्ध हुई है। नई एक्सरे मशीन उपलब्ध हो गई है, उसका कंप्यूटराइज सिस्टम भी सारा आ गया। कंप्यूटराइज डिजिटल एक्सरे हुआ करेंगे और आज से चालू हो गई है। 4-5 एक्सरे हमने आज करा भी दिए हैं और हमारे पास रेडियोग्राफर भी हैं, 2-3 रेडियोग्राफर हैं, एक परमानेंट है, 2 यूटीपी से लगे हैं। और बाकी ये सुविधा डेंटल एक्सरे की भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है, वो भी चालू है, वो भी काम अच्छे से कर ही रही है और आगे पूरी जनता को जो है अच्छा सा फायदा मिलेगा। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के खोयड़ा करमाली गांव की दर्जनों मनरेगा महिला श्रमिकों ने समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं मिलने पर वर्ष भर में पूरे 100 दिवस कार्य न मिलने से परेशान होकर रामगढ़ उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंच एसडीएम ओम प्रकाश माचरा को ज्ञापन दिया। मनरेगा में कार्य करने वाली श्रमिक महिलाओं का आरोप है कि ग्राम पंचायत का ग्राम विकास अधिकारी और नरेगा सहायक मनरेगा का कार्य लगातार नहीं चलने देते हैं, केवल 10 से 15 दिन कार्य चलवाने के बाद बंद कर देता है। इस कारण श्रमिकों को मनरेगा के भुगतान के लिए पंचायत में बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, समय पर भुगतान नहीं हो पाता है। साथ ही श्रमिकों को वर्ष भर में 100 दिन भी कार्य नहीं दिया जाता है। 100 दिन पूरे न होने से मनरेगा श्रमिकों को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ नरेगा के लिए आया हमको काम से 15 दिन तो काम करवावे, 15 दिन छुट्टी दे रखे और बाकी को कह दे कि यार ये 15 दिन तो काम होगा, बाकी 15 दिन बाद जो काम मिलेगा। फिर हम 15 दिन आधा आदमी को काम दे रहा, आधा को ना दे। कौन कहता है ये? हम कह रहे भी ना रहे, धमकाता भी है। हाँ, कह भाई मेरे हाथ में ना, जितना हमको आगे से ऑर्डर आएगा उतना हमको काम दूंगा, मैं कोई सारा काम को काम ना दूंगा। 1.5 से 1.5 क्या नाम है सेक्रेटरी का? जुम्मू। 15 अब हर हाजरी भी चल रही भुगते हमारा पैसा यही डले ना, खूब माटी को दे और खूब नौरा खावे। हमारा मनरेगा का काम नहीं मिल रहा है और काम मिलता भी है तो भत्ता टाइम पे नहीं आता है। 100 रुपए की दिहाड़ी आती है। कितने दिन हो गए? करीब 6 महीने हो गए। किसी को भी काम नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। अगर किसी को काम भी मिलता है तो फिर भत्ता नहीं मिलता है टाइम से।
नौगावा तहसील के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को विद्यालय का वार्षिक उत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण व द्वीप प्रज्वलित कर की गई। विद्यालय परिवार के द्वारा सभी अतिथियों को माल्यार्पण व साफा पहनाकर व मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। विद्यालय की बालिकाओं द्वारा राजस्थानी एवं देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए तथा विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा मोमेंटो व प्रशस्ति भेंट कर सम्मानित किया गया। अतिथियों के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं को भी सम्मानित किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना शर्मा ने बताया कि विद्यालय की बालिकाएं शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी आगे बढ़ रही हैं। आज विभिन्न क्षेत्रों में लड़कियों ने बाजी मारी है, लड़कियां लड़कों से भी आगे है। विद्यालय परिवार के द्वारा भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। मंच संचालन अंजना मेहंदी रत्ता के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि नौगावा तहसीलदार मांगीराम मीणा, बच्चन सिंह, विशिष्ट अतिथि नरेंद्र सिंह, शिवलाल पटेल, ऋतुराज गुर्जर सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। आज 31 जनवरी को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में कक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली तथा वर्ष पर्यंत सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में नौगावा के गणमान्य अतिथियों ने और नौगावा के दोनों सीनियर विद्यालय के संस्था प्रधानों ने अतिथि की भूमिका निभाई। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए मैं नौगावा के सम्मानीय अतिथियों का, संस्था प्रधानों का, मेरे स्टाफ परिवार का, छात्राओं के अभिभावकों का, सभी का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव ने बुधवार को प्रातः 10:40 पर CHC मुंडावर का औचक निरीक्षण किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचने के बाद सबसे पहले चिकित्सकों एवं कार्मिकों की उपस्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल के उपकरणों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अस्पताल में काम कर रहे कार्मिकों से उनके कार्य की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने लैब में हो रही जांचों के बारे में जानकारी भी ली। उन्होंने अस्पताल में उपस्थित मरीजों से वार्ता कर हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं एवं डॉक्टर के बारे में फीडबैक लिया। अस्पताल की साफ सफाई, ब्लीचिंग का छिड़काव नियमित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकार द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाओं से मरीजों को लाभ पहुंचाने के निर्देश भी दिए। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा अलाउड़ा के शिव मंदिर के बाहर शिवराम कला मंच का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जिसका आज सरपंच जुम्मा खान व शिवराम लीला कमेटी सदस्यों सहित ग्रामीणों की मौजूदगी में संन्यास पंडित सुनील वशिष्ठ द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए मंत्र उच्चारण के साथ संपन्न कराया गया। इस दौरान शिवराम लीला कमेटी अध्यक्ष कृष्ण प्रजापत, सरपंच जुम्मा खान, रामेश्वर दयाल व्यास, संजय कालरा, रतिराम छिलवाड़, ओम प्रकाश साहू, रिंकू सैनी, चेतन सैन, खेमचंद जाटव, रामोतार प्रजापत, विशंबर जैन, संजय जांगिड़, भूपेंद्र सिंह उर्फ छोटू, मदन चोट, मुरादा, कच्चू गोयल, बंटी शर्मा, रमेश प्रजापत सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। SRF फाउंडेशन द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय थड़ा में शैक्षणिक प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें 10 गांव के 10 स्कूलों के 240 बच्चों तथा 30 अध्यापकों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कंपटीशन में लेखन प्रतियोगिता, क्विज कंपटीशन, भाषण प्रतियोगिता व कविता पाठन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता लड़के तथा लड़कियों के लिए अलग अलग आयोजित की गई तथा विजेता बच्चों को पारितोषिक व प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में चीफ सरजीत सिंह खोरिया, GMDIC ऑफिसर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित होकर इनाम वितरित किया तथा बच्चों का उत्साहवर्धन किया और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्याम सिंह CBEO, मुकेश चौधरी CO, SP ऑफिस, संजय सिंह FLN कोऑर्डिनेटर, ललित प्रताप SRF मौजूद रहे। कार्यक्रम में थड़ा स्कूल ने बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
CBEO श्याम सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों में उत्साहवर्धन का कार्य करते हैं तथा शैक्षणिक विकास करने में मदद करते हैं तथा SRF फाउंडेशन इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस अवसर पर SRF फाउंडेशन की सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर निशा जुनेजा, देवेंद्र प्रसाद व फील्ड टीम ने भाग लिया। और प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम। गुड। आज बहुत ही, मुझे तो ये देवेंद्र जी ने बताया था कि सर आधे घंटे का कार्यक्रम होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगा। और बहुत दिनों के बाद में एक विद्यालय में आने का मौका मिला है, मतलब कई वर्षों के बाद में, इसलिए और भी अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में। मैं खुद एक शिक्षक। करतारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैराज गांव में खेत में पानी देने के दौरान 11,000 kV लाइन की चपेट में आने से एक 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब युवक खेत में पानी दे रहा था, तभी ऊपर से जा रही 11,000 kV लाइन की चपेट में आकर अचेत हो गया, जिसे तुरंत ही नजदीक की CSC में दिखाया, जहां से गंभीर हालत होने के चलते उसे अलवर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान युवक राजेंद्र ने दम तोड़ दिया। ये अपने कृषि के कार्य कर रहे थे, 11,000 लाइट पकड़ ली इनको। 11,000 तार कहाँ से जा रही थी? तार नीचे थे, तार काफी नीचे ढीले थे। अच्छा, ढीले बिल्कुल लूज थे। आपको सूचना कैसे लगी? वहीं पे जब ये गिर गया, जब लोगों ने देखा, जब बताया, जब वहाँ जाकर के देखा तो ये गिरा हुआ था। टैंकर के आप किस पे खड़े थे, क्या काम कर रहे थे उस समय? खेतों में काम कर रहा था, खेतों में खड़ा हुआ था। मेरा नाम भाई है मेरा। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर हनुमान मठ ढाका ने बुधवार को प्रातः 10 बजे हरसोली अस्पताल सहित कई कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने सर्वप्रथम हरसोली अस्पताल पहुंचने के बाद सबसे पहले चिकित्सकों एवं कार्मिकों की उपस्थिति का जायजा लिया। अस्पताल में मौके पर 22 कर्मचारियों में से राजेंद्र प्रसाद अपर डिवीजन क्लर्क अनुपस्थित मिले, जिस पर जिला कलेक्टर ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पूरे अस्पताल के परिसर का भ्रमण कर निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में उपस्थित मरीजों से वार्ता कर हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं एवं डॉक्टर के बारे में फीडबैक लिया। फीडबैक में चिकित्सकों के प्रति संतोषजनक जवाब मिलने पर उन्होंने अस्पताल के चिकित्सकों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अस्पताल आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। उन्होंने भर्ती मरीजों को भी प्रावधान के अनुरूप सभी सुविधा उपलब्ध करवाने का कहा। जिला कलेक्टर ढाका ने अस्पताल के पश्चात महात्मा गांधी गवर्नमेंट विद्यालय हरसोली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पोषाहार का भंडार असंतोषजनक पाए जाने पर प्रिंसिपल व पोषाहार प्रभारी को फटकार लगाई। उन्होंने स्कूल में पढ़ रहे बच्चों से कक्षा संबंधित सवाल पूछकर गुणवत्ता जांच की। स्कूल की अवस्थाओं को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सभी स्कूल प्रभारियों के लिए पोषाहार एवं स्कूल में आए पढ़ाई सामग्री के वितरण को लेकर निर्देश जारी किए। इसके पश्चात उन्होंने बिजली विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय हरसोली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टेक्निकल हेल्पर द्वितीय हितेश, हेल्पर द्वितीय राहुल अनुपस्थित पाए गए, जिस पर जिला कलेक्टर ने इन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने परिसर का जायजा करते हुए उनके कार्य का फीडबैक भी लिया। इसके पश्चात उन्होंने हरसोली तहसील का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान जिला जनसंपर्क अधिकारी अतर सिंह, तहसीलदार मुंडावर मदन सिंह, वरिष्ठ सहायक सोनदीप मौजूद रहे। भिवाड़ी के फूलबाग थाना अंतर्गत मनसा चौक के पास मंगलवार की देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक दुकान में घुस गई। दुकान के अंदर कार घुसने से कार और दुकान दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं मौके से कार सवार लोग कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। गनीमत यह रही कि ये पूरा हादसा देर रात का है। दुकान खुली हुई नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कपड़ों के दुकान मालिक ने इसकी शिकायत भिवाड़ी पुलिस को की है। कार में कितने लोग सवार थे और कहां से और कहां जा रहे थे, इसका कोई पता
नहीं चल पाया है। अभी पुलिस कार के नंबर से मालिक की तलाश कर रही है। भिवाड़ी मोड़ पुलिस चौकी हेड कांस्टेबल प्रगीता ने बताया कि देर रात की घटना है। गाड़ी में एक चालक ही बताया जा रहा था, जो दुर्घटना होने के बाद गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गया। अभी लिखित में किसी भी तरह से कोई शिकायत नहीं आई है और ना ही गाड़ी को लेने के लिए उनके पास कोई आया है। गाड़ी नंबरों के आधार पर मालिक का पता लगाया जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। किशनगढ़ बास जेल में बुधवार को एक विचाराधीन बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बंदी कोट कासिम के गांव बिलियावास का था और अवैध शराब के आरोप में कोट कासिम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। परिजनों ने जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया है। 2 दिन पहले कोर्ट ने अवैध शराब के आरोप में जेल भेजा था। शव का न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक कैदी के परिजन सुनील कुमार यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि कोट कासिम पुलिस उसके चाचा अनिल कुमार पुत्र लाल सिंह निवासी बिलियावास कोट कासिम को 28 जनवरी को शाम 5 बजे कोट कासिम पुलिस आई और अनिल कुमार को उसकी परचूनी की दुकान से बिना किसी कारण के अपनी गाड़ी में ले गई। उन्हें दूसरे दिन पता चला कि पुलिस ने अनिल कुमार को शराब के केस में झूठा फंसाया है। 29 जनवरी को अनिल कुमार को कोट कासिम अदालत ने पेश किया। अदालत ने जमानत खारिज कर अनिल को जेल भेज दिया। 31 जनवरी रात्रि को करीब 1:30 बजे कोट कासिम पुलिस घर पर आई और कहा अनिल कुमार की जेल में मृत्यु हो गई है। कारण पूछा तो कहा कि यह बात जेल प्रशासन बताएगा। कोट कासिम पुलिस ने अनिल कुमार की पत्नी सजना देवी व सुनील कुमार को अनिल की फोटो दिखाई, जिसमें अनिल कुमार खून से लथपथ दिखाई दिया। पीड़ित परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। जेलर रामेश्वर लाल जाट ने बताया कि कैदी अनिल कुमार शुगर की बीमारी से पीड़ित था। 29 जनवरी को शाम को जेल आया था। 30 जनवरी को साय 3 बजे उसकी तबीयत खराब हुई थी। किशनगढ़ अस्पताल लेकर गए। 1 घंटे उपचार देने के बाद चिकित्सक ने छुट्टी दे दी। 31 जनवरी की रात को करीब 12 बजे उसने जोर से आवाज की। उसकी तबीयत खराब देखते हुए ड्यूटी स्टाफ उसे किशनगढ़ अस्पताल लेकर गया। अस्पताल में चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहुतकला थाना पुलिस ने बीती रात्रि को अवैध देसी शराब के 46 पौवों सहित एक जने को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी रामस्वरूप वर्मा ने बताया कि अवैध देसी शराब के 46 पौवे सहित आरोपी जगदीश पुत्र धर्मचंद्र निवासी रूपवास ठेकड़ी को गिरफ्तार किया है। अलवर शहर के सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों के कार्यालय में आने जाने के समय का अलवर न्यूज की टीम ने पड़ताल की, जिसमें अधिकारी अपने कक्ष से नदारद मिले। अलवर शहर के जिला शिक्षा अधिकारी नेकीराम जाटव अपने ऑफिस समय में चैम्बर से नदारद पाए गए। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय खुलने का समय सुबह 9 बजे है, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी अपने ऑफिस समय में मिले ही नहीं। हाजिरी रजिस्टर देखा तो उनके सिग्नेचर भी नहीं थे। कार्यालय के कर्मचारी से बात करने पर पता चला कि जिला शिक्षा अधिकारी नेकीराम प्रतिदिन ऑफिस से देर पहुंचते हैं और जल्दी ही चले जाते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी नेकीराम का दफ्तर आने का जाने का कोई टाइम नहीं है। ये हमेशा से ही ऑफिस देर से आते हैं। दूसरी तरफ नगर विकास न्यास अलवर के अधिशासी अभियंता योगेंद्र कुमार भी अपने ऑफिस समय में चैम्बर से नदारद पाए गए। यूआईटी कार्यालय खुलने का समय सुबह 9:30 बजे का है, जबकि अधिशासी अभियंता अपने ऑफिस समय से नदारद पाए गए। हाजिरी रजिस्टर देखा तो उनके सिग्नेचर नहीं मिले। कार्यालय पर रिसेप्शन पर कर्मचारी से बात करने पर पता चला कि ये प्रतिदिन ऑफिस देर से पहुंचते हैं और आने जाने का उनका कोई टाइम नहीं है। अधिशासी अधिकारी रोज ही ऑफिस देर से पहुंचते हैं।
खबरों में बस इतना ही। आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।